हेलो दोस्तों, वीडियो में आपको पीछे फ़ोटो दिखेगा और सामने सामने मतलब पीछे बैकग्राउंड में ऑडियो सुनाई देगा। 100 वोकेबलरी है, सिनोनिम है। अच्छे से कवर करो और बिल्कुल जैसे हम बात करते हैं उस फॉर्मेट में पूरा कन्वर्सेशन है, तो आराम से सुनो समझो और वोकेबलरी अच्छे से रिवीजन हो जाएगा आपका लास्ट टाइम पर। और कोई फालतू की बकवास नहीं हुई इसमें, तो 2x पर लगा के जल्दी से कवर कर लो। करती हूँ। वे शब्द जिन्हें सबसे ज्यादा यानी 5 और 4 की फ्रीक्वेंसी के साथ पूछा गया है। चलिए देखते हैं। यहाँ मुझे एक बहुत ही दिलचस्प बात नजर आई। पूरी सूची में 5 का सर्वोच्च स्कोर केवल एक ही शब्द को मिला है, लकोनिक। हाँ, लकोनिक। किताब इसका हिंदी अर्थ संक्षिप्त बताती है और इसके जो समानार्थी शब्द दिए गए हैं वो हैं कंसाइज, क्रिस्प और ब्रीफ। देखिए, लैकोनिक का इस लिस्ट में सबसे ऊपर होना इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि रक्षा सेवाओं में संचार का सबसे पहला नियम क्या है। क्या है वो नियम? लैकोनिक का अर्थ केवल कम बोलना नहीं होता। इसका सीधा सा मतलब है न्यूनतम शब्दों में अधिकतम जानकारी देना। अच्छा। जब आप कंसाइज या क्रिस्प जैसे समानार्थी शब्दों पर ध्यान देते हैं तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि भाषा में कोई अतिरिक्त सजावट नहीं होनी चाहिए। हाँ, कोई अस्पष्टता नहीं। अगर इसे एक रूपक के जरिए समझा जाए तो ये सैन्य संचार बिल्कुल एक स्नाइपर के निशाने की तरह होता है ना? बहुत सटीक तुलना है ये। मतलब स्नाइपर अपनी गोलियां बर्बाद नहीं करता, उसका एक ही निशाना सब कुछ तय कर देता है। उसी तरह एक कमांडर के शब्द बिल्कुल क्रिस्प और ब्रीफ होने चाहिए। बिल्कुल। सोचिए, जब गोलियां चल रही हों, रेडियो पर भारी शोर हो, तो लंबी कहानियों के लिए कोई जगह नहीं बचती। एकदम सही। आपके पास आदेश देने या स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए शायद सिर्फ 3 सेकंड का समय हो। बाप रे, सिर्फ 3 सेकंड? हाँ, और उस 3 सेकंड के परिदृश्य में एक और शब्द जुड़ जाता है जो इस सूची में 4 की आवृत्ति के साथ ठीक नीचे मौजूद है, एक्यूरेट, जिसका अर्थ शुद्ध है और किताब इसका समानार्थी शब्द प्रिसाइज बताती है। जी। अब देखिए, अगर संचार लखोनिक है लेकिन एक्यूरेट या प्रिसाइज नहीं है तो वो संक्षिप्तता किसी काम की नहीं है। मतलब अगर जानकारी छोटी है पर गलत है तो वो खतरनाक है। बिल्कुल। गलत निर्देशांक या कोऑर्डिनेट्स देने का मतलब है कि तोपखाने का गोला दुश्मन की बजाय अपनी ही टुकड़ी पर गिर सकता है। ओह, ये तो बहुत भयानक है। इसलिए ब्रीफ होने के साथ साथ प्रिसाइज होना जीवन और मृत्यु के बीच की विभाजक रेखा बन जाता है। तो ये शब्द सिर्फ अंग्रेजी का ज्ञान नहीं जांच रहे हैं। नहीं, ये उम्मीदवार के अवचेतन में, उनके सबकॉन्शियस में ये बात बिठा रहे हैं कि उनके पेशेवर जीवन में अस्पष्टता की कोई गुंजाइश नहीं है। अस्पष्टता की गुंजाइश नहीं है, ये तो समझ में आता है। लेकिन 4 की आवृत्ति वाले समूह में एक शब्द है जो मुझे थोड़ा खटक रहा है। कौन सा शब्द? वो शब्द है कंडेम। कंडेम। हाँ, किताब इसका अर्थ निंदा करना बताती है और इसके समानार्थी शब्दों की सूची काफी भारी है। क्रिटिसाइज, पनिश और डिनाउंस। हाँ, ये काफी कड़े शब्द हैं। वही तो। एक युवा जो अभी सेना में भर्ती होने का सपना देख रहा है, उसे पनिश यानी दंड देना या डिनाउंस यानी आरोप लगाना जैसे शब्दों पर इतना ध्यान केंद्रित करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? ये सवाल लाजमी है। मतलब क्या ये शुरुआत से ही एक बहुत सख्त और दंडात्मक माहौल नहीं बना रहा? देखिए, ये दंडात्मक लग सकता है लेकिन रक्षा बलों का पूरा ढांचा ही अनुशासन पर टिका होता है। वो तो है। नागरिक जीवन में अगर कोई गलती करता है तो हम उसे नजरअंदाज कर सकते हैं या चलता है कह देते हैं। हाँ, हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना। लेकिन सेना में वहां एक छोटी सी लापरवाही पूरी पलटन को खतरे में डाल सकती है। कंडेम शब्द उस सख्त संस्थागत ढांचे को दर्शाता है। अच्छा, तो ये गलतियों को बर्दाश्त न करने के बारे में है। बिल्कुल। एक अधिकारी को यह सीखना होता है कि कब और कैसे गलतियों, अनुशासनहीनता या नियमों के उल्लंघन की स्पष्ट रूप से निंदा करनी है। ये नेतृत्व का एक बहुत ही अनिवार्य पहलू है। नेतृत्व का एक और पहलू जो इस सूची से उभर कर आता है वो मुझे काफी अप्रत्याशित लगा। वो क्या है? इसी 4 की आवृत्ति वाले उच्च प्राथमिकता समूह में एक और शब्द है सॉलिटरी यानी अकेला। हाँ, सॉलिटरी। हाँ, इसके समानार्थी शब्द दिए गए हैं लोनली और सिंगुलर। अब देखिए, आमतौर पर सेना का नाम सुनते ही दिमाग में एक पूरी टुकड़ी या ब्रदरहुड की छवि बनती है। सही बात है, टीम वर्क की बात होती है हमेशा। एक सैनिक तो हमेशा अपने साथियों के साथ होता है ना। फिर
लोनली या सॉलिटरी शब्द इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि ये सूची के शीर्ष पर बैठा है? ये एक बहुत ही गहरी और अक्सर अनदेखी की जाने वाली सच्चाई है। ब्रदरहुड अपनी जगह है, लेकिन एक सैन्य करियर में कई सबसे चुनौतीपूर्ण क्षण पूरी तरह से सॉलिटरी होते हैं। जैसे एक रेडार ऑपरेटर जो रात के 2 बजे एक स्क्रीन के सामने अकेला बैठा है, या एक लड़ाकू विमान का पायलट जो दुश्मन के इलाके में हजारों फीट ऊपर कॉकपिट में बिल्कुल अकेला है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। या फिर एक पनडुब्बी में तैनात जवान जो हफ्तों तक बाहरी दुनिया से कटा हुआ है। इस एकांत, इस लोनली स्थिति में अपनी मानसिक स्थिरता और फोकस को बनाए रखना एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल चुनौती है। तो मतलब सॉलिटरी शब्द का बार बार आना इस बात का संकेत है कि रक्षा बल ऐसे युवाओं को खोज रहे हैं जो न केवल भीड़ में नेतृत्व कर सकें, बल्कि अपने गहरे एकांत में भी डटे रह सकें। ये एक बहुत ही मार्मिक चित्र है। रात के अंधेरे में एक अकेला गार्ड जो पूरी छावनी की सुरक्षा कर रहा है। बिल्कुल। अब मैं इस शांति और एकांत से निकलकर चर्चा को एक दूसरे और काफी उग्र खंड की ओर ले जाना चाहती हूँ। चलिए। जब हम आवृत्ति 3 और 2 वाले शब्दों का विश्लेषण करते हैं तो अचानक एक बहुत ही डरावनी दुनिया सामने आती है। डरावनी दुनिया? हाँ, ये पूरी तरह से संघर्ष, तबाही और धोखे की शब्दावली है। मैं बोधायन एकेडमी की किताब से कुछ उदाहरण पढ़ती हूँ। बताइए। पहला है कैटास्ट्रोफी यानी तबाही या आपदा, जिसके समानार्थी शब्द है कैलामिटी, ट्रेजेडी, डिजास्टर। हाँ, भारी शब्द हैं ये। फिर है फ्यूरी यानी रोष या एंगर, हुडविंक यानी आंख में धूल झोंकना, जिसके लिए डिसीव, चीट, डिफ्रॉड दिए हैं। और भी है एनाइलेट यानी विनाश करना, डिस्ट्रॉय, बेलिजरेंट यानी लड़ाकू, हॉस्टाइल, और अंत में केओस यानी अराजकता, डिसऑर्डर, मिक्सअप। देखिए, ये एक ऐसा शब्द समूह है जो सच में किसी भी इंसान को असहज कर सकता है। नागरिक जीवन में हम इन शब्दों से बचने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक यही मेरा विरोध है। क्या ये शब्दावली 18 या 19 साल के युवाओं के लिए बहुत अधिक नकारात्मक नहीं है? अच्छा, आपको ऐसा लगता है? मतलब जब मैंने पहली बार एनाहिलेट, कैटास्ट्रोफी और हुडविंक जैसे शब्दों को एक साथ देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई सर्वनाश की पटकथा लिखी जा रही हो। मैं समझ सकता हूँ कि ऐसा क्यों लगा। क्या हम अनजाने में इन उम्मीदवारों के दिमाग में बहुत अधिक आक्रामकता और डर नहीं भर रहे हैं? केवल तबाही, विनाश और धोखा, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? देखिए, ये दृष्टिकोण स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ इसे नकारात्मकता के चश्मे से नहीं, बल्कि चरम यथार्थवाद यानी एक्सट्रीम रियलिज्म के चश्मे से देखा जाना चाहिए। यथार्थवाद कैसे? सेना का निर्माण ही उस दिन के लिए किया जाता है जब बाकी सब कुछ विफल हो जाता है। जब समाज कैटास्ट्रोफी या डिजास्टर का सामना करता है, तब पुलिस या प्रशासन नहीं, सेना को बुलाया जाता है। हाँ, ये बात तो सच है। संकट के समय में सेना ही आगे आती है। बिल्कुल। तो यदि एक उम्मीदवार कैलामिटी या ट्रेजेडी जैसे शब्दों की गंभीरता को नहीं समझता है, तो वह वास्तविक जीवन में उनके घटित होने पर पूरी तरह से सुन्न हो जाएगा। मतलब उन्हें सबसे खराब स्थिति के लिए मानसिक रूप से वातानुकूलित किया जा रहा है। एकदम सही। हाँ। उन्हें कंडीशन किया जा रहा है। तो ये डराना नहीं है, बल्कि वास्तविकता का सामना करने के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर तैयार करना है। बिल्कुल। लेकिन इस सूची में हुडविंक यानी आंख में धूल झोंकना और उसके समानार्थी शब्द डिसीव, चीट, डिफ्रॉड भी हैं। हाँ, डिसेप्शन के शब्द। तबाही समझ में आती है, लेकिन धोखे का इतना अध्ययन क्यों? क्योंकि युद्ध केवल हथियारों का आमना सामना नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक शतरंज है। मनोवैज्ञानिक शतरंज, जी। सुन त्सू ने कहा था कि सारा युद्ध धोखे पर आधारित है। एक कमांडर को यह समझना होगा कि दुश्मन हमेशा सीधा हमला नहीं करेगा, वो चाल चलेगा। हाँ, वो डिसीव करेगा, वो जाल बिछाएगा, वो हुडविंक करने की कोशिश करेगा। इसी सूची में एक और शब्द है बिगाइल, यानी मोहना या ठगना, जिसका अर्थ भी धोखा देना है। अच्छा, तो दुश्मन के दिमाग को पढ़ना जरूरी है। बिल्कुल। यदि आप दुश्मन की डिसीव करने की क्षमता का अनुमान नहीं लगा सकते, यदि आप बेलिजरेंट या हॉस्टाइल व्यवहार के शुरुआती संकेतों को नहीं पढ़ सकते, तो आप एक बहुत ही खतरनाक स्थिति में फंस जाएंगे। मतलब खतरे की भाषा समझे बिना आप खतरे से बच नहीं सकते। एकदम सही पकड़े आप। इसी खंड में हर्डल यानी बाधा, ऑब्स्टेकल, और जेपर्डी यानी खतरा, रिस्क, पेरिल जैसे शब्द भी हैं। जी। इसका मतलब ये है कि एक अधिकारी का काम केवल केओस या अराजकता के बीच गोली चलाना नहीं है,
बल्कि उस मिक्स अप और डिसऑर्डर के बीच खड़े होकर उन हर्डल्स और रिस्क्स का विश्लेषण करना है। बिल्कुल सटीक। जब चारों ओर केओस या डिसऑर्डर फैला हो तो एक आम इंसान घबरा जाता है, वो पैनिक कर जाता है। हाँ, लेकिन एक सैन्य अधिकारी को उस केओस को डिकोड करना होता है। उसे पता होना चाहिए कि कौन सा खतरा यानी जेपर्डी वास्तविक है और कौन सा महज एक धोखा या हुडविंक है। वाओ! इसलिए एनिहिलेट यानी विनाश करना जैसे भारी शब्दों का ज्ञान ये सुनिश्चित करता है कि अधिकारी जानता है कि उसके गलत फैसले का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। ये एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक व्याख्या है। मशीनें और हथियार अपने आप तबाही नहीं मचाते, उनके पीछे काम करने वाला मानवीय दिमाग ही सबसे बड़ा फैक्टर होता है। बिल्कुल, इंसान ही ट्रिगर दबाता है। और यही बात हमें इस स्रोत के तीसरे और सबसे गहरे हिस्से की ओर ले जाती है। किताब के समानार्थी शब्दों का ये हिस्सा पूरी तरह से मानवीय स्वभाव, भावनाओं और व्यवहार के दो चरम छोरों को बेनकाब करता है। ये हिस्सा शायद सबसे महत्वपूर्ण है। वो क्यों? क्योंकि एक लीडर को अंततः मशीनों को नहीं बल्कि इंसानों की एक टीम को कमांड करना होता है। बिल्कुल, इसमें इंसानी कमजोरियां भी हैं और ताकत भी। चलिए स्रोत में दी गई कुछ नकारात्मक मानवीय प्रवृत्तियों से शुरुआत करते हैं। ठीक है। यहाँ कैंटिंकरस यानी झगालू, क्वारलसम, फैचुअस यानी मूर्ख, सिली, इर्रेशनल, इम्बिसाइल भी मूर्ख, इडियट, फूलिश और हॉटी यानी घमंडी, कंसीटेड, एरोगेंट जैसे शब्द दिए गए हैं। लेकिन जिस शब्द ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वो है प्रोडिगल यानी फिजूल खर्ची। ये बहुत दिलचस्प है। किताब इसके समानार्थी शब्द बताती है वेस्टफुल, लैविश, एक्स्ट्रावेगेंट। जब हम युद्ध के मैदान की बात करते हैं तो हमें लगता है कि डर या कायरता सबसे बड़ी कमजोरी होगी, है ना? हाँ, आम धारणा यही है। लेकिन इस डिक्शनरी के हिसाब से संसाधनों की बर्बादी यानी प्रोडिगल होना एक बहुत बड़ी विफलता है। देखिए, प्रोडिगल शब्द का इस सूची में होना सैन्य रणनीतिकारों की दूरदर्शिता को दर्शाता है। फिल्में हमें दिखाती हैं कि युद्ध केवल बहादुरी से जीते जाते हैं, जबकि असलियत कुछ और है। असलियत में युद्ध लॉजिस्टिक्स यानी रसद से जीते जाते हैं। गोला बारूद, ईंधन, राशन ये सब बहुत सीमित होते हैं। अच्छा, तो अगर कोई अधिकारी फिजूल खर्च है तो वो प्रोडिगल अधिकारी जिसका व्यवहार वेस्टफुल है वह अपनी पूरी टुकड़ी को दुश्मन की गोली चलने से पहले ही मार सकता है। बाप रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इसी तरह कैंटेंगरस यानी झगड़ालू व्यवहार की बात करें। एक टीम जो लगातार एक साथ रहती है, अगर उसमें कोई क्वारलसम व्यक्ति आ जाए तो टीम का सामंजस्य और विश्वास पूरी तरह टूट जाएगा। बिल्कुल। और एक हॉटी या एरोगेंट लीडर अपने सैनिकों की बात नहीं सुनेगा। ये शब्दावली उम्मीदवारों को यह पहचानने के लिए प्रशिक्षित कर रही है कि कौन से व्यवहार यूनिट के लिए घातक हैं। और इसके ठीक विपरीत स्रोत में मजबूत और सकारात्मक भावनाओं का भी एक पूरा स्पेक्ट्रम है। हाँ, पॉजिटिव शब्द भी हैं, जैसे गैलेंट यानी वीर या शौर्य, कोरेजस, ब्रेव, मैग्निफिशेंट यानी शानदार, स्प्लेंडेड, ग्रैंड, इब्यूलियंट यानी जोशीला, एंथुजियास्टिक और एक्सटेसी यानी परमानंद, जॉय, हैप्पीनेस। ये शब्द प्रेरणा देने वाले हैं। लेकिन इन सकारात्मक और नकारात्मक चरम सीमाओं के बीच शरीर और दिमाग की वास्तविकता को दर्शाने वाले शब्द भी हैं। वो कौन से हैं? किताब में फटीग यानी थकान, टायर्डनेस, वीरीनेस, एंग्विश यानी दुख या पीड़ा, एगनी, एक, सौरो और कॉन्ट्राइट यानी पछतावा, रिग्रेटफुल को भी समान महत्व दिया गया है। देखिए, ये नेतृत्व की असली परीक्षा का एक ब्लूप्रिंट है। कैसे? एक सैन्य कमांडर के जीवन में वह क्षण जरूर आता है जब उसकी पूरी यूनिट लगातार 48 घंटों से मैदान में होती है। हर सैनिक की आंखों में फटीग या वेरीनेस होती है। हाँ, वो शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुके होते हैं। और शायद किसी साथी को खोने का एंग्विश या एगनी भी हो। ऐसे क्षण में एक लीडर को केवल आदेश नहीं देने होते, उसे उस एंग्विश को समझना होता है। मतलब एक इंसानी कनेक्शन बनाना होता है। बिल्कुल। उसे उस फटीग्ड यानी थकी हुई टीम के भीतर वापस से एक इबुलियंट या एंथुजियास्टिक ऊर्जा भरनी होती है ताकि वे फिर से गैलेंट या वीरतापूर्ण कार्य कर सकें। वाह! ये केवल शब्दों का खेल नहीं है, ये एक इंसान को उसके सबसे कमजोर पल से निकालकर उसके सबसे मजबूत पल तक ले जाने की कला है। ये सुनना सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक लीडर को अपनी टीम की थकान को परमानंद और शौर्य में बदलना आना चाहिए। यही असली लीडरशिप है। हमने शारीरिक क्षमता और मनोवैज्ञानिक भावनाओं पर बात कर ली है,
लेकिन युद्ध केवल भावनाओं से नहीं लड़ा जाता है ना? बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक ठंडे विश्लेषणात्मक दिमाग की आवश्यकता होती है। और स्रोत का अंतिम मुख्य खंड पूरी तरह से इसी मानसिक रणनीति और बौद्धिक जटिलता पर केंद्रित है। इसमें कौन से शब्द आते हैं? जब मैंने इन समानार्थी शब्दों को एक साथ पढ़ा तो मुझे लगा जैसे मैं किसी मेंटल एस्केप रूम में फंस गई हूँ। अच्छा। एस्केप रूम, हाँ। मानसिक भूल भुलैया, जहाँ दीवारों पर पहेलियां लिखी हैं और बाहर निकलने का रास्ता बहुत धुंधला है। दिलचस्प है। उस मेंटल एस्केप रूम में कौन कौन से शब्द मौजूद हैं? ये एक बौद्धिक शस्त्रागार की तरह है। स्रोत से कुछ शब्द देखिए। एनिग्मा यानी पहेली, पजल, रिडल, लैब्रिंथ यानी भूल भुलैया, मियांड्रिंग, मेज। ये तो काफी दिमागी कसरत वाले शब्द हैं। और भी है इंट्रिकेट यानी जटिल, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, इल्यूसिव यानी मायावी, इंटेंजिबल, बैफलिंग, इम्प्लिसिट यानी अंतर्निहित, टैसिट, अनस्पोकन। हाँ। और फिर है डिसर्न यानी पहचानना, डिस्क्रिमिनेट, परसीव, और अंत में कोजेंट यानी प्रभावशाली या निश्चयात्मक, इफेक्टिव, कन्विंसिंग। देखिए, ये सारे शब्द ये साबित करते हैं कि आधुनिक सैन्य अधिकारी केवल आदेश मानने वाला एक सिपाही नहीं है, वो एक रणनीतिकार और एनालिस्ट है। बिल्कुल। अगर मैं इस एस्केप रूम के रूपक को आगे बढ़ाऊं तो एक सैन्य अभियान अक्सर एक इनिग्मा या पहेली से शुरू होता है ना? हाँ, आपके पास पूरी जानकारी कभी नहीं होती। दुश्मन का व्यवहार एक लेबिरिंथ यानी भूल भुलैया की तरह होता है, जहां बहुत सारे रास्ते हैं लेकिन सही रास्ता कौन सा है ये पता नहीं होता। सही कहा। परिस्थितियां बहुत इंट्रिकेट और कॉम्प्लेक्स होती हैं, और सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो खुफिया जानकारी मिलती है वो हमेशा इल्यूसिव यानी बैफलिंग और पकड़ से बाहर होती है। और यहीं पर इस डिक्शनरी का असली महत्व समझ आता है। कैसे? सीखने वालों के लिए ये डिक्शनरी केवल रटने की चीज नहीं है, ये इस मायावी स्थिति से निपटने की कला सिखा रही है। और यहीं पर एक अधिकारी की असली बौद्धिक क्षमता की परीक्षा होती है। मतलब जब जानकारी इल्यूसिव हो तो जो बातें स्पष्ट रूप से नहीं कही गई हैं, जो इम्प्लिसिट या अनस्पोकन है, उन्हें समझना पड़ता है। दुश्मन जो नहीं कह रहा है या जो छिपा रहा है, उस टैसिट जानकारी को पढ़ना ही एक लीडर का काम है। मतलब शोर के बीच से असली खतरे को डिसर्न करना, यानी उसकी पहचान करना आना चाहिए। बिल्कुल, आपको डिस्क्रिमिनेट करना आना चाहिए कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। और एक बार जब आप उस इंट्रिकेट पहेली को डिसर्न कर लेते हैं तो आपका काम खत्म नहीं होता। इसी सूची में जो अंतिम शब्द हमने देखा वो है कोजेंट यानी इफेक्टिव और कन्विंसिंग। सही कहा। कोजेंट होना उस पूरी प्रक्रिया का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। अपनी बात मनवाना। हाँ, आपने एनिग्मा को सुलझा लिया, आपने खतरे को डिसर्न कर लिया, लेकिन अब आपको अपने वरिष्ठ कमांडरों या अपनी खुद की टीम को समझाना है कि आपका एक्शन प्लान क्या है। मतलब उन्हें कन्विंस करना है। संकट के समय में जब हर कोई डरा हुआ हो, तब आपकी बात कोजेंट यानी बेहद प्रभावशाली और तार्किक होनी चाहिए। अगर आपकी बात में वजन नहीं है, अगर वो कन्विंसिंग नहीं है, तो आपकी पूरी बौद्धिक कसरत बेकार है। कोई भी आपके आदेश का पालन नहीं करेगा। ये पूरा शब्द समूह स्पष्ट सोच और उससे भी अधिक स्पष्ट संचार का एक पूरा चक्र है। वाह। तो इस सब का असल मतलब क्या है? आज हमने बोधायन अकादमी की एक साधारण सी दिखने वाली तैयारी की किताब का विश्लेषण किया। जी। हमने इसके केवल समानार्थी शब्दों के एक छोटे से हिस्से और उनकी फ्रीक्वेंसी को डिकोड किया। लेकिन इस प्रक्रिया में हमने पाया कि ये महज एक अंग्रेजी का पेपर पास करने का साधन नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमने लैकोनिक संचार की सटीकता से लेकर युद्ध के केओस तक का सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे प्रोडिगल होने से बचना है और फटीग के बीच गैलेंट बने रहना है, और अंततः कैसे इल्यूसिव पहेलियों के बीच एक कोजेंट रणनीति बनानी है। ये वास्तव में रक्षा क्षेत्र की मानसिकता का एक MRI स्कैन है। यह एक बहुत ही सटीक निष्कर्ष है। ये शब्दावली उन सभी गुणों, नैतिक दुविधाओं, बौद्धिक चुनौतियों और मानसिक दृढ़ता का एक नक्शा है जो वर्दी पहनने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरी है। मतलब ये एक तरह से फिल्टर है। हाँ, ये परीक्षा लेने वालों का तरीका है ये जांचने का कि क्या उम्मीदवार उस दुनिया की भाषा समझता है जहां उसे काम करना है। और इसी के साथ हम इस गहन चर्चा के अंत तक पहुंच गए हैं। लेकिन जाने से पहले मैं एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला विचार छोड़ना चाहती हूँ। मैं सुनने के लिए उत्सुक हूँ। भाषा विज्ञान में एक सिद्धांत है कि हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो हमारे सोचने के तरीके को आकार देते हैं, हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं।
अगर ये बात सच है तो जरा इस पर विचार कीजिए। जब एक 18 साल का युवा रात दिन इन विशिष्ट शब्दों जैसे तबाही, पहेली, सटीकता, शौर्य, भूल भुलैया को रट रहा होता है, हाँ, उनके समानार्थी शब्दों को बार बार अपने दिमाग में दोहरा रहा होता है, तो क्या वो केवल एक परीक्षा की तैयारी कर रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या फिर ये शब्दावली अनजाने में ही सही वर्दी पहनने से बहुत पहले ही उसके मस्तिष्क की संरचना को बदल रही है? क्या एक साधारण सी डिक्शनरी भविष्य के रक्षकों को मनोवैज्ञानिक रूप से एक सैन्य रणनीतिकार में ढाल रही है? इस पर विचार करें।